कपड़े का वो तैयार किया जाए, यानी कोई ड्रेस तैयार की जाए। यदि हमको सिलाई कला का ज्ञान आता है तो हम विभिन्न प्रकार की कपड़े को तैयार कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने अनुसार सिलाई कर सकते हैं उसमें। फिर है और वो समय पर सिलाई हो सकती है, ठीक है ना। जब हम चाहते हैं तब हम वो सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। समय निकाल कर सिलाई की जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दर्जी को देने के बाद यदि हम दर्जी को दे देते हैं कि हमको इस समय पर ये कपड़ा चाहिए और दर्जी के पास इतना ज़्यादा कपड़ा रहता है कि वो आपके कपड़े को इतना महत्व नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से समय पर आपको कपड़ा नहीं मिल पाता है पहनने के लिए। वो ड्रेस जो आप सिलना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। तो यदि आपके अंदर कला है तो आप उसका सही उपयोग सही समय पर कर सकते हैं। इसके बाद है टिकाऊ सिलाई। सिलाई जो होती है वो टिकाऊ भी होती है, मजबूत भी होती है। और दर्जी के पास इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी काम करता है, वो भी करता है। उसके अंदर भी सिलाई होती है, वो भी सिलाई करता है, लेकिन उसके अंदर जो मजबूती होती है वो उस सिलाई में और आपकी सिलाई में बहुत फर्क होता है। इस वजह से क्योंकि यदि आप सिलाई का ज्ञान रखते हैं और आप स्वयं सिलाई करते हैं तो आप उसी सिलाई को डबल सिलाई चलाएंगे और उसके अंदर मजबूती होगी। जबकि दर्जी के पास एक के बजाय कई कपड़े होते हैं, इसलिए वो सारे कपड़ों को समय समय पर देने की कोशिश करता है, इसलिए वो बहुत फास्ट करता है और उसमें जो होता है वो सिलाई मजबूती नहीं ला पाती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे अंदर जो सिलाई की कला होनी चाहिए, तो उससे क्या फायदा होता है कि हमारी जो सिलाई होती है वो टिकाऊ होती है, मजबूती आती है उस सिलाई में। फिर एक कपड़े का उचित उपयोग, कपड़े का सही उपयोग भी हो जाता है। जब हम किसी कपड़े को काट करके बनाते हैं तो उससे जो कपड़ा मिलता है, बचता है जो कपड़ा, उससे हम अन्य सामान बना सकते हैं, बैग है या फिर छोटे बच्चों के कपड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम उस छोटे कपड़े का या बचे हुए कपड़े का सही उपयोग कर लेते हैं। फिर है धन की बचत। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब घर पर काम करते हैं तो जो दर्जी को पैसा देना रहता है उस पैसे की बचत हो जाती है, समय का सही उपयोग हो जाता है। तो है ना फायदा, बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके बाद एक कलात्मक स्वरूप। देखिए अपने तरीके से, अपनी कला के ढंग से, अपनी डिजाइन दे करके उस कपड़े को तैयार किया जा सकता है। इसके बाद है पुराने कपड़ों का उपयोग। और यदि घर पर पुराने कपड़े हैं, आपके अंदर कला है, तो आप उसका उपयोग सही उपयोग कर सकती हैं, ठीक है। कोई बैग बनाने के काम आ सकता है, या बिस्तर पे कवर डालने के काम आ सकता है, या फिर बहुत पुराना कपड़ा है तो बिस्तर के अंदर डाल करके हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो मेन क्या है, हर एक गृहिणी को कला आनी जरूरी होती है। इसके बाद मान लीजिए कि आप सिलाई नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि परिवार में जो भी सदस्य होते हैं तो उन सभी सदस्यों का छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप दर्जी के पास जाएंगी तो वो एक कुशल गृहिणी के लिए शर्मनाक बात होती है। इस वजह से, क्योंकि मान लीजिए कि अगर बटन टूट गया है या कोई सिलाई खुल गई है, आपको जब सिलाई नहीं आएगी तो आप उस चीज़ को कैसे कर सकते, नहीं कर सकते ना। इस वजह से आप दर्जी के पास दौड़ेंगे, तो वहाँ पर जाना इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दर्जी के पास इतना समय नहीं रहता है, तो इस वजह से वो भी जल्दी काम करना नहीं पसंद करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो यही वजह है कि हर एक गृहिणी को गुणी होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत सिलाई का ज्ञान आवश्यक होता है। सिलाई करने के लिए हमें आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। जब तक हमारे पास वो उपकरण नहीं होगा, सारे सामान नहीं होंगे, तब तक हम सिलाई कैसे करेंगे। तो सिलाई करने के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जो चीज़ें हमको चाहिए सिलाई करने के लिए, जैसे कपड़ा है, मशीन है, सुई है, धागा है, इंचटेप है ना। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सिलाई किट कहलाती है। अब सिलाई किट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। सिलाई किट
इंच टेप है नापने के लिए, इंच टेप होता है। और क्या है, धागा है, सुई है, कपड़ा है, और क्या चीज है, बहुत सारा है। एक और चीज है, चॉक, मिल्टन चॉक होता है ना, मिल्टन चॉक, मिल्टन चॉक, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके साथ ही साथ एक नाम है बाइबिंग होता है, जो रील इसमें जिसके जो डाला जाता है मशीन के अंदर, बाइबिंग है ना। और उसके बाद एक होता है अंगुलिस्ताना, आप लोगों ने नाम सुना है अंगुलिस्ताना का नाम। एक प्लास्टिक का या लोहे का रोल टाइप का होता है, वो रिंग जैसे होता है, रिंग पहनी जाती है अंगूठी, तो रिंग में तो ऊपर डिजाइन होता है, लेकिन वो प्लेन होता है, प्लास्टिक का भी होता है और लोहे का भी होता है। उसको पहन करके यदि हम कोई सिलाई करते हैं, तो अगर तुरपाई वगैरह करना होता है, तो वो उंगली में जो सुई होती है, सुई का जो लास्ट नोक होता है, वो कटता नहीं है, इस वजह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं आवश्यक सामग्री के अंतर्गत, जो बहुत ही जरूरी होती है। इसके ना रहने से सिलाई में बाधा पड़ सकती है। यानी हमको सिलाई जब भी करना हो, तो हम एक उपकरण जो भी उपकरण होते हैं, वो एक बॉक्स में रख करके एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि जब जरूरत हो तो हमको वो चीज उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। इस वजह से हम ये आवश्यक सामग्री को एक निश्चित जगह पर रखते हैं और उसका सही समय पर सही उपयोग करते हैं। बच्चों, अभी हमने आपको आवश्यक सामग्री के बारे में बताया कि सिलाई के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से सामान सिलाई के लिए होने चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाथ की सिलाई के टाके। इससे पहले मैं बताऊं कि सिलाई बच्चों दो प्रकार, सिलाई मशीन जो होती है वो दो तरह की होती है। आप सभी जानते होंगे कि एक होता है हाथ से सिलने वाली मशीन और एक होता है पैर से, जो पैर से सिलाई की जाती है। तो ज़्यादातर जो दर्जी होते हैं वो पैर की मशीन का ही उपयोग करते हैं, ताकि वो जल्दी से सिलाई कर लें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाथ की सिलाई के टाके। तो देखिए, हाथ की सिलाई के टाके में सिलाई के टाके तो वस्त्रों के टुकड़ों को, जो वस्त्रों के भाग होते हैं, को जोड़ने के लिए सिलाई की जाती है ना। मान लीजिए कई कपड़े हैं, कई भाग में हैं, उनको जोड़ जोड़ के हमको सिलना है, तो जोड़ने के लिए सिलाई की जाती है। वस्त्र सीते समय कभी कभी हाथ की सिलाई करनी पड़ती है ना। सिलाई में किस टाके का प्रयोग कहाँ पर किया जाए, ये कपड़े के प्रकार पर और वस्त्र में किस स्थान पर जोड़ना है, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा कपड़ा हमको किस स्थान पर जोड़ना होता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि टाके विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौन सा टाका हमको लगाना है उन कपड़े पर, ठीक है। तो टाके जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला है कच्चा टाका। तो यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो, इसलिए मैं किताब लेकर आई हूँ कि चित्र के माध्यम से, चित्र पे ध्यान दीजिएगा कि जो कच्चा टाका होता है, जिसको हम लोग विषम कच्चा टाका कहते हैं, वो इस प्रकार का होता है। ये जो पतले धागे हैं वो उससे सुई निकली हुई है, देख रहे हैं ना, उसके द्वारा, यानी ऊपर एक टाका हो चुका है, दूसरा हो रहा है, दूसरा टाका लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो टाके होते हैं वो कच्चे टाके कहलाते हैं, ठीक है। और इस साइड में आप लोग देखेंगे, ये एक दिया हुआ है विषम कच्चा टाका और एक है कच्चा टाका। तो आप चित्र के माध्यम से इसको समझिएगा। देखिए, विषम कच्चा टाका हमने अभी आपको चित्र दिखाया था। इस प्रकार के टाकों से सिलाई जल्दी हो जाती है और सुई में कई टाके एक साथ लिए जाते हैं, ठीक है। और ऊपर का जो टाका होता है वो थोड़ा बड़ा और नीचे का छोटा होता है।
इस सिलाई में दो वस्त्र शीघ्रता से जुड़ जाते हैं, यानी दो वस्त्रों को, दो कपड़ों को जोड़ा जाता है। अधिक सिलाई करते समय ये टाका ठीक रहता है। ज़्यादा सिलाई करते हैं तो इस वजह से ये टाका लगाया जाता है, मजबूती रहती है इसमें। इसके बाद है सम कच्चा टाका। देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से एक दिखाया है सम कच्चा टाका और दिखाया है तिरछा कच्ची सिलाई। तो सम कच्चा टाका हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें ऊपर नीचे के टाके की लंबाई एक सी होती है, ठीक है। ऊपर की और नीचे की दोनों के टाकों की लंबाई जो होती है वो एक सी होती है। रेशम तथा फिसलने वाले जो कपड़े के जोड़ों पर इस प्रकार के टाके लगाए जाते हैं। ये टाके इसलिए लगाए जाते हैं इससे कपड़ा ना फिसले और सही जुड़ा रहे, फिसले नहीं, ठीक है। फिसलन से बचने के लिए इस प्रकार के टाकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तिरछी कच्ची सिलाई। अब देखिए तिरछी कच्ची सिलाई के बारे में। इस टाके से अस्तर यानी जो अस्तर लगा के कपड़ा सिला जाता है ना, उसकी बात हो रही है। तो इस टाके से अस्तर आदि जोड़े जाते हैं। ये टाका 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इतनी मतलब वो चौड़ाई बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई के ये टाके बनाए जा सकते हैं। नीचे का टाका 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस सिलाई से स्तर जो होता है वो सरलता से जुड़ जाते हैं। उसके बाद है सादा या रनिंग टांका। तो ये भी एक सरल टाका होता है, लेकिन ये कपड़े की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों में बहुत छोटा होता है। छोटे छोटे टाके इसमें लगाए जाते हैं जिससे मजबूती होती है। फिर हाथ की बखिया। बखिया का नाम आप लोगों ने सुना है? बखिया करना या तुरपाई करना। ये सिलाई सबसे बढ़िया और मजबूत होती है। पहले सादे टाके की तरह से एक टाका लेते हैं, जैसे सादा टाका लगाते हैं, खाली स्तर पर फिर दोबारा टाका लगाते हैं। पहले सुई को बराबर दूरी पर एक स्थान से नीचे की ओर ले जाकर दूसरे से अगले स्थान पर बाहर निकाल देते हैं। जब तक बच्चों आप हाथ में कपड़ा नहीं लीजिएगा, सुई धागा नहीं लीजिएगा, मेरी बातों को सुनिए और अपने सामने उस कपड़े को लीजिए, सुई धागे को लीजिए, जैसा कह रही हूँ वैसा करिए, शायद आपके समझ में आ जाए। अगर घर में कोई जानकार है तो आप उनसे सीख करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुई को ठीक मैं पढ़ा रही थी, पहले सुई को बराबर दूरी पर एक स्थान से नीचे की ओर ले जाकर दूसरे से अगले ऊपर पर बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, सुई को बीच के स्थान से नीचे ले करके चौथे पर बाहर निकालते हैं। इस प्रकार करते रहने से बखिया जो होती है वो सुंदर बनती जाती है और टाका दूसरे टाके से जुड़ा रहता है। तो इस तरह के जो टाके होते हैं चित्र में देखिए दिया हुआ है तुरपन, है ना, तुरपाई करना। तुरपाई थोड़ी टेढ़ी होती है। देखिए बखिया बच्चों एक अंतर होता है बखिया और तुरपाई में। क्या होता है, बखिया लगाना सीधा होता है बखिया, और तुरपाई जो होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हेमिंग टाका या तुरपन कपड़े को मोड़ने के काम भी आता है। जैसे मोड़ करके जो सिलाई की जाती है उसको कहते हैं हेमिंग टाका या तुरपन। जब भी कपड़े को उल्टी ओर से लगाया जाता है तो सीधी ओर किनारे पर कपड़े के धागे निकलना बंद करने के लिए वस्त्र के सीधी ओर भी बराबर दूरी पर सुंदरता से लगाए जाते हैं। ये टाके हेमिंग टाके कहलाते हैं। फिर है काज बनाना। काज बनाना तो आप सभी जानते ही होंगे कि ब्लाउज में काज बनता है, शर्ट में काज बनता है। तो जिन कपड़ों में बटन लगाए जाते हैं उनमें काज बनाए जाते हैं। काज दोहरी पट्टी पर बनाए जाते हैं। काज बटन से अधिक लंबा होना चाहिए।
मतलब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए कि बटन बार बार खुल जाए, है ना। बटन से अधिक लंबा होना चाहिए। काज को बाईं ओर से शुरू करके काज के टाँकों से पूरा भरना चाहिए। काज के निशान से थोड़ी दूर चारों ओर कच्चे टाँके लगा देनी चाहिए। अब इस तरह से ये काज बनाए जाते हैं। कुछ अन्य टाँके भी हैं, जैसे गरम और सूती मोटे वस्त्रों के किनारे पर जो धागा स्थिर रखने के लिए किया जाता है ना। इसका प्रयोग किनारों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जो कंबल टाँका होता है, देखिए मोटा होता है कंबल टाँका, वो मोटा होता है और मजबूती के लिए, किनारों को मजबूती करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले किनारे को क्या है, आवश्यकता अनुसार मोड़ लीजिए और वस्त्र में सुई डाल दीजिए। फिर है, अब सामने धागा लगाकर सुई इस प्रकार निकालें कि किनारे पर सांकल सी बन जाए, है ना। मतलब एक सर्किल टाइप की बनती जाए, सर्किल यानी सी टाइप का, सर्किल सी, समझ में आ रही बात। तो उस टाइप का बन जाए। तो ऐसे टाँके को हम लोग क्या कहते हैं, कंबल टाँका। सिलाई करने से पहले हमें सिलाई मशीन की अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। यदि हम सिलाई मशीन की जानकारी सही तरीके से नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं और सिलाई पर बैठ जाते हैं करने के लिए, कपड़े सिलने लगते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। बार बार मशीन का धागा टूटने लगता है और मशीन कभी कभी जाम हो जाती है, नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि सिलाई उल्टी होने लगती है। जब सिलने का तरीका हमारा उल्टा हो जाता है तो बार बार धागा टूटने लगता है, मशीन खराब होने लगती है, या मशीन में धागा फंस जाता है जिसकी वजह से मशीन जाम हो जाती है और सुई जो होती है वो भी बार बार टूटने लगती है। तो ये सारी जो समस्याएं आती हैं वो हमारे सामने कब आती है, जब हमें उसका सही तरीके से प्रयोग करने का तरीका मालूम नहीं होता है और हम उसको ज़बरदस्ती चलाते हैं। तो होता क्या है कि हमको तरीका नहीं मालूम है और हम जानकारी उसके बारे में नहीं मालूम है और हम उसको जब यूज़ करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। इसलिए सिलाई मशीन का सही तरीके से जानकारी ले लें, उसके बाद हमें सिलाई पर बैठना चाहिए सिलाई करने के लिए। इसके बाद है सिलाई मशीन की हम देखभाल कैसे करेंगे। मशीन से मान लीजिए हमने कपड़ा सिल लिया, उसके बाद हम उस मशीन की देखभाल कैसे करेंगे। मशीन को अगर हम सिल करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो उससे मशीन खराब हो सकती है। इसलिए मशीन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। उसके मशीन के साथ उसका ढक्कन भी आता है, तो उस ढक्कन को हमेशा जब भी आप यूज़ कीजिए तो यूज़ करने के बाद उस ढक्कन को ढक देना चाहिए। इससे धूल गंदा वगैरह अंदर नहीं बैठता है और मशीन में समस्याएं नहीं आती हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मशीन में समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए। जब तेल डालते रहेंगे तो वो मशीन हमारी चलती रहेगी। और ये भी है कि एक निश्चित समय के बाद उसको 1-2 बार जरूर चला लेना चाहिए ताकि वो जाम ना हो। और उस पर जब समय पर तेल पड़ता रहेगा तो मशीन की रफ्तार होगी वो अच्छे से होगी, यानी उसके चलने की जो रफ्तार होगी, मशीन जो चलाते हैं तो वो अच्छे से चलेगा, उसमें आवाज़ नहीं आएगी, जाम होने की संभावना कम होगी। फिर एक चीज़ और है कि मशीन में ग्रीस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जब मशीन का तेल नहीं होता है तो लोग ग्रीस डाल देते हैं या मिट्टी का तेल डाल देते हैं। तो मिट्टी के तेल का प्रयोग या ग्रीस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर जो मशीन के लिए तेल मार्केट में उपलब्ध होता है तो उसी तेल का यदि हम उपयोग करते हैं तो मशीन हमारी अच्छी चलेगी। अन्य चीज़ें हम डाल करके अपना काम चला लेते हैं, लेकिन आगे चलकर वो मशीन जो होती है वो खराब हो जाती है। उसके ग्रीस के प्रयोग से क्या होता है कि मशीन में चिपचिपाहट आने लगता है और उसके पुर्जे जो होते हैं वो सटने लगते हैं। जब पुर्जे सटने लगेंगे तो मशीन खराब होने की संभावना होगी। जल्दी जल्दी उस पर चिपचिपाहट आने लगेगा तो कपड़े जो होंगे वो भी आपके खराब होंगे और जो
सही तरीके से कर सकते हैं। तो जब हमें किसी विशेष व्यक्ति का कपड़ा सिलना है तो उसके लिए उस विशेष व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक होता है। यदि हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे और हम कह दिए कि हमें आयु के अनुसार मतलब बता दिया जाए, उम्र के अनुसार ये बता दिया जाए कि हमें 14 साल के या 15 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाना है या फिर कुर्ता बनवाना है, तो नाम सही नहीं होने की वजह से सिलाई तो हो जाएगी लेकिन उस सिलाई में फिटनेस नहीं आएगा, या तो टाइट हो सकता है या ढीला हो सकता है, दोनों बातें आ सकती हैं। तो इस कंडीशन में कपड़े खराब होने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से जब भी हम कभी सिलाई करें या सिलाई करने के लिए दें तो उसका सही नाम, विशेष व्यक्ति का नाम देना आवश्यक होता है। तो सिलाई करने के लिए कपड़े की नाप की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखिए नाप लेने की विधियां, नाप दो तरह से ली जाती है। नाप लेने की दो विधियां होती है। कौन कौन सी दो विधियां होती हैं? तो पहला होता है चेस्ट द्वारा, चेस्ट विधि, और दूसरा होता है डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि होती है। तो एक हो गया चेस्ट विधि और दूसरा हो गया डायरेक्ट विधि। चेस्ट विधि में क्या होता है कि सीने की नाप ली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी शरीर के अंग होते हैं उनके अंगों का नाप मान लिया जाता है। तो चेस्ट का नाप इसमें आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो इसलिए इस विधि को हम लोग चेस्ट विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें चेस्ट नापा जाता है, फिर कंधा नाप करके इसके पूरे अंग की नाप निकाल ली जाती है। लेकिन डायरेक्ट विधि जो होती है, इस विधि में हम क्या करते हैं? देखिए डायरेक्ट विधि में प्रत्येक अंगों की नाप ली जाती है। तो जब हर एक अंगों का अलग अलग नाप लेकर के लिखा जाता है तो उस विधि को हम डायरेक्ट विधि कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ चेस्ट का नाप लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग विभिन्न अंगों की नाप निकाली जाती है तो उस विधि को हम लोग चेस्ट विधि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दो विधि के माध्यम से कपड़े की नाप निकाली जाती है और सिलाई की जाती है। देखिए बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि कपड़ों की जब नाप लेते हैं तो दो तरह से नाप लेते हैं, एक होता है चेस्ट द्वारा और दूसरा डायरेक्ट। तो जब हम चेस्ट द्वारा नाप लेते हैं तो जितने भी अंग होते हैं, अंगों का जब हम वो करते हैं, नाप करते हैं, तो एक अनुमानित रेशियो लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि चेस्ट है, चेस्ट हमने नापा, ये पुरुषों की नाप के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो जब हमने अगर किसी पुरुष का हमको अगर कपड़ा सिलना है, अगर उसका चेस्ट हम लेते हैं 76, ठीक है, 76 सेंटीमीटर अगर चेस्ट लिया जाता है तो लगभग में उसकी कमर 71 हो सकती है, उसका लंबाई है आपका 16, उसके बाद ये आस्तीन की नाप है 78, 35 गला है और सीट होगी 85। तो ये एक अनुमानित रेशियो लगाया गया है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर है तो उसके लिए क्या होगा, 74 क्या होगा कमर, उसके बाद 17 फुट होगा और 79 आस्तीन हो जाएगी और गला हो जाएगा उसका 35, ठीक है। और इसमें आगे पीछे हो सकता है, हमने आपको बताया कि वो चेस्ट की लंबाई के